वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और साथ में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 पेपर 3 ऑनर्स स्पेशलाइज अकाउंटिंग एनुअल एग्जामिनेशन 2021 में जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर एनुअल एग्जामिनेशन 2021 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 पेपर 3 ऑनर्स वाला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया प्रैक्टिकल उसको क्या करें, सॉल्व कर दे, क्योंकि उनका 16 अगस्त 2023 से आपका बीकॉम पार्ट 2 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं ये वीडियो क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, राइट। और देखिए सबसे पहले सवाल उठता है कि लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज जो चैप्टर है, तो लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज होता क्या है, राइट। आपका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, लिक्विडेटर क्या होता है, ये तमाम तरह का जिक्र मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में करूँगा। और एक बात ध्यान सुनिए, ये तो मैं आपका जो 2021 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है ये तो मैं बताऊंगा और साथ में मैं पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा कि हो सके ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। लेकिन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो ये क्वेश्चन नहीं आए तो कैसे बनाएंगे, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आराम से बना लीजिएगा, या लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप क्या करेंगे, आराम से बना लेंगे। बस शर्त एक ही है कि पूरा वीडियो पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या करेंगे, आप देखेंगे सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज चैप्टर जानने से पहले 3 वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन करना क्या है, जरूरी है। कितने वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन करना क्या है, जरूरी है। पहला है कि लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपका लिक्विडेटर किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग निस्तारक बोलते हैं। और थर्ड लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है। ये 3 वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन कर लेंगे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज, ठीक है। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, समापन। जब किसी कंपनी को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज, राइट। देखिए मैंने एक सुंदर सा आपका सेंटेंस के फॉर्म में लिखने का कोशिश किया है। बोलता क्या है आपका कि मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज, बोलता है लिक्विडेशन इज द शट डाउन ऑफ बिजनेस। लिक्विडेशन क्या है, शट डाउन, मतलब शटर को क्या करना, लगा देना, ठीक है, बंद कर देना। और बिजनेस सेगमेंट मतलब जो आपका बिजनेस है उसको शट डाउन कर देना, बिजनेस का सारा एक्टिविटीज क्या कर देना, बंद कर देना। द बिजनेस सेल्स ऑफ असेट्स टू पे ऑफ क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज। अब देखिए कि कोई भी कंपनीज क्या हुआ, बंद हुआ है, बिजनेस क्या हुआ, बंद हुआ है, तो उसमें क्या होगा, असेट्स होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा, इंटरनल लायबिलिटीज होगा, वो सबका क्या किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा, राइट। तो जब आपका लिक्विडेशन कंपनीज का होता है तो कंपनीज का जितना भी असेट्स है, राइट, सारे असेट्स को क्या करता है, बेच दिया जाता है। और बेच के जो पैसा आता है उससे जो एक्सटर्नल जो आपका लायबिलिटीज है उसको पेमेंट किया जाता है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेमेंट करने के बाद अगर कोई पैसा बचा तब इंटरनल जो आपका शेयर होल्डर्स होता है, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, वो सबको पैसा दिया जाता है। तो कहता क्या है कि द बिजनेस सेल्स ऑफ असेट्स टू पे ऑफ क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज, यानी बिजनेस क्या करेगा, सारा असेट्स को क्या करेगा, बेच देगा और लायबिलिटीज का क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। आफ्टर सेटलिंग ऑल द क्लेम्स द रेजिजुअल फंड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑनर्स। जब मान लेते हैं कि सारा आपने क्या किया, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी रेजिजुअल कुछ पैसा फंड्स क्या किया, बचा है, तो अब उस फंड्स पे राइट्स किसका है, आपका मालिक का, मतलब इक्विटी शेयर्स वाला का और प्रेफरेंस शेयर्स वाला का, ठीक है। तो ये बोलता है गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑनर्स, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि असेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज वाला को पेमेंट होगा,
होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई पैसा बचेगा तो जो इंटरनल ऑनर है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या इन्वेस्टर, उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज होता है, सिचुएशन, कंडीशन या सर्कमस्टांसेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनीज, ठीक है। तो कंपनी का समापन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब एक वर्ड आएगा क्या, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर को बोलते हैं हम लोग क्या, निस्तारक। अब निस्तारक क्या होता है, ध्यान समझिए। ये कंपनीज है ना, कंपनीज में क्या है, आपका करोड़ों अरबों का क्या है, आपका असेट्स है, लायबिलिटीज है, असेट्स को बेचना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज वाला का पेमेंट करना है। तो ये सब काम को करने के लिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, ठीक है। और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि सारा कंपनी का असेट्स को बेच के लायबिलिटीज का पेमेंट तुमको करना है। तो उसी व्यक्ति को क्या बोला जाता है, आपका लिक्विडेटर। देखिए, मैं आपको एक सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, सिन्हा लिमिटेड। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, सिन्हा लिमिटेड, ठीक है। सिन्हा लिमिटेड का क्या हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है। और सिन्हा लिमिटेड का लिक्विडेशन हो रहा है और इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स वाले जो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले लोग जो हैं, वो क्या किए, मिस्टर राज को, किसको, मिस्टर राज को, देखिए मैं थोड़ा पिक्चर बना दूं, है ना। मिस्टर राज को क्या किए, अपॉइंट किए। किसको आपका अपॉइंट किए, मिस्टर राज को। सिन्हा लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी लोग हैं ना, वो क्या किए, कंपनी का समापन कर रहे हैं। समापन जब कर रहे हैं तो किसको आपका अपॉइंट किए, मिस्टर राज को। और मिस्टर राज को बोल रहे हैं कि जो मेरा कंपनी है सिन्हा लिमिटेड, इसका क्या करना है, लिक्विडेशन करना है, सारा असेट्स को बेच के लायबिलिटीज का क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो जब कंपनी द्वारा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा और कभी कभी कोर्ट द्वारा भी लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है, आपका क्रेडिटर्स द्वारा भी कंपनी लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है। ये सब थ्योरी वाला बात है, उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो आप मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग ने क्या किए, मिस्टर राज को क्या किया, अपॉइंट किए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे किसको, मिस्टर राज को, कि सारा कंपनी का असेट्स बेच के लायबिलिटीज का आपको पेमेंट करना है। तो ये कंपनी द्वारा जो व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है लिक्विडेशन के समय असेट्स को बेच के लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, उसी व्यक्ति को क्या बोला जाता है, आपका लिक्विडेटर। तो यहाँ पे जो मिस्टर राज हो गए, वो क्या हो गया, आपका लिक्विडेटर, निस्तारक, है ना। अब क्या करेगा मिस्टर राज, क्या करेगा कि जो सिन्हा लिमिटेड है, इसका पूरा क्या करेगा, आपका असेट्स को बेचेगा, लायबिलिटीज का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ये सब आपका स्टेटमेंट बनाएगा ना। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछेगा ना, किससे, मिस्टर राज से, कि तुम असेट्स कितना में बेचा, लायबिलिटीज का कितना पेमेंट किया, सारा हमको क्या किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए ना। तो मिस्टर राज क्या करता है, असेट्स को बेच के लायबिलिटीज का पेमेंट करता है और सारा जो डेटा या जो ट्रांजैक्शंस को जिस आपका अकाउंट या स्टेटमेंट में रिकॉर्ड्स करता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी लिक्विडेटर द्वारा जो आपका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें इस बात का जिक्र होता है कि लिक्विडेटर जो है वो कितना कितना में असेट्स बेचा है, लायबिलिटीज का कैसे कैसे पेमेंट किया है, तमाम तरह का स्टेटमेंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का समापन से रिलेटेड, असेट्स को बेच के लायबिलिटीज का जो पेमेंट हुआ, तमाम तरह का डेटा रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी किसे कहते हैं, लिक्विडेटर किसे कहते हैं, और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। और आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम ही पूछेगा, अगर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी से पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या करें, आप बनाएं। एकदम सिंपल है, लेफ्ट साइड में जो भी आपका असेट्स को बेच के पैसा रिसीट्स हुआ वो लिखते हैं, और राइट साइड में क्या लिखते हैं, पेमेंट्स वाला। अभी हम उसका क्या करेंगे, फॉर्मेट आपको बना के दिखाएंगे, राइट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा क्या, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट, और फिर ये तुरंत ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, राइट। अब मैं आपको स्पेसिमेन ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बताऊंगा, समझाऊंगा, राइट। आप ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का स्पेसिमेन या फॉर्मेट समझ जाइएगा, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर आएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, बोलता है क्या, स्पेसिमेन ऑफ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये जो आपका लिक्विडेटर्स
है ना जिसको आपका कंपनी का लिक्विडेशन करने के लिए अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, कंपनी द्वारा, राइट। तो वो क्या करेगा, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है उसका क्या करेगा, स्टेटमेंट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी को, ऑनर को क्या करेगा, सबमिट करेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है आपका, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, रिसीट्स, मतलब जहाँ जहाँ से पैसा आएगा लेफ्ट साइड में, और पेमेंट राइट साइड में जहाँ जहाँ पैसा जाएगा। देखिए अगर आपका पैसा आता है तो कहाँ लिखा जाएगा, वो रिसीट साइड में। अब पैसा अगर आपका आउटफ्लो होगा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, पेमेंट साइड में। अब मुद्दा का बात यह है कि जो कंपनीज है उसको पैसा कहाँ कहाँ से रिसीट्स हो सकता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले रिसीट्स है, थोड़ा फॉर्मेट समझ लीजिए। रिसीट्स एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब असेट्स का कितना वैल्यू था, ठीक है। उसके बाद वैल्यू रियलाइज, कितना मिला। जैसे मान लेते हैं कि आपका इन्वेंट्रीज था 1 लाख का और मिला 80,000, तो 1 लाख क्या कहलाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू, और जितना आएगा वो क्या कहलाएगा, वैल्यू रियलाइज्ड। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, एस्टिमेटेड वैल्यू, आपका वैल्यू रियलाइज्ड, फिर पेमेंट्स और अमाउंट। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है आपका असेट्स में, सबसे पहले क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के समतुल्य, जैसे कैश एट बैंक हो गया, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हो गया, ये सब किस में आ जाएगा आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपका ये भी क्या है, आपका पैसा है, तो ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, रिसीट साइड में। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग, मशीनरी। कहने का मतलब है जितने भी आपका करेंट असेट्स है या फिक्स असेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, सन्डी डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, राइट। आपका जितने अक्रूड इनकम, तो ये सब क्या हुआ आपका करेंट असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपका फर्नीचर्स, तो ये सब क्या आएगा आपका फिक्स असेट्स। तो कोई भी असेट्स हो, चाहे वो करेंट असेट्स हो चाहे फिक्स असेट्स हो, पैसा आएगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, रिसीट साइड में। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज और बोल रहा है, बोलता है क्या, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स। अब ये क्या बात को समझिएगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे मान लेते हैं क्या है आपका 1,000 क्या था, इक्विटी शेयर्स था। 1,000 क्या था, मान लेते हैं इक्विटी शेयर्स था, और एक शेयर्स का वैल्यू मान लेते कितना था आपका 10। आपका 1,000 इक्विटी शेयर्स था और एक शेयर्स का वैल्यू कितना था आपका 10, यानी टोटल जो आपको शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका 10,000। कितना हो गया आपका 10,000। ठीक है, 1,000 इक्विटी शेयर्स और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 10, तो 1,000 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10,000। लेकिन अभी तक जो आपने रिसीव किया है, अभी तक जो आपने कॉल किया है ना, अभी तक जो आपने इक्विटी शेयर से मांगा है, अभी तक जो मैंने आपका इक्विटी शेयर से मांगा है, मान लेते हैं 8 रुपया मांगा है। कितना मांगा है आपने, 8 रुपया ही अभी मांगा है। मांगना था 10, लेकिन कहाँ तक आपने कॉल अप किया है 8 रुपया। तो आपका 1,000 गुना 8, तो आपने कितना हो गया आपका 8,000। कितना हो गया 8,000। तो अभी भी लेना कितना बाकी इक्विटी शेयर होल्डर से, कितना लेना बाकी है आपका 2,000। कितना लेना बाकी है 2,000। तो आपका ये क्या कहलाएगा, देख लीजिए, 1,000 इक्विटी शेयर्स एट रेट ऑफ 2 ईच। ठीक है, कितना हो गया आपका 2,000। ठीक है, मतलब 1,000 इक्विटी शेयर्स था 10 रुपया वाला, तो 10,000 तक आप इक्विटी शेयर होल्डर से ले सकते थे। लेकिन कंपनी के लिक्विडेशन तक आपने 8 रुपया तक ही कॉल किया, यानी 1,000 गुना 8 तो कितना हो गया आपका 8,000। अब कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी का क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। तो जहां जहां पैसा अटका हुआ है कंपनी का, वो क्या करेगा, मांगेगा। तो बोलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से कि तुमसे हमको 2 रुपया अभी भी क्या लेना बाकी है एक शेयर्स पे। तो 1,000 गुना 2 यानी कितना आपका मिलेगा 2,000। अब पैसा ले लेगा ना भैया, कंपनी का क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। ठीक है, पहले से छोड़े हुए थे अलग बात है, अब हमको दे दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना शेयर्स था 1,000 ना, लिखेंगे 1,000 शेयर्स। आपका एट रेट ऑफ कितना था, आपका एट रेट ऑफ कितना था आपका 2 ही तक ना आपका बाकी है। कितना बाकी है आपका 2 ईच, क्योंकि 10 में 8 आपने ले लिया तो बचा कितना 2, तो 1,000 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 2,000। यानी आपका अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉस्ट, अगर कोई कॉस्ट इन एरियर का पैसा बाकी है, चाहे इक्विटी शेयर्स वाला चाहे प्रेफरेंस शेयर्स वाला, कंपनी के लिक्विडेशन समय क्या करेगा, लिक्विडेटर मांग लेगा। तो 1,000 गुना 2 यानी 2,000 आ गया। उसी तरीका से मान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स वाला भी क्या था 500 था, और मान लेते हैं कि एक शेयर्स पे 3 रुपया लेना भी बाकी था, तो 500 गुना 3 कितना हो जाएगा मेरा 1,500।
कितना हो जाएगा 1500, 500 गुना 3 कितना हो जाएगा 1500। तो अगर कोई इक्विटी शेयर्स होल्डर से या फिर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से पैसा लेना बाकी है तो कंपनी के लिक्विडेशन समय लिक्विडेटर क्या करता है, मांग लेता है। क्वेश्चन में देगा तो लिखेंगे, नहीं देगा तो नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, पैसा आ गया, ये हुआ यहाँ से फिक्स असेट्स करेंट असेट से, और किससे हुआ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। पैसा पूरा आ गया। अब यहाँ पे मान लेते सब जोड़ लेते हैं, तो मान लेते कितना आ गया 10 लाख कितना आ गया आपका 10 लाख। अब क्या करेंगे, पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और एक बात ध्यान सुनिए, ये जो मैंने लिखा ना जिस क्रम में, इसी क्रम में पेमेंट करेंगे, ऊपर नीचे नहीं कर दीजिएगा, ये तो मार्क्स थोड़ा क्या करेगा, कम देगा। इसी क्रम में क्या होता है, पेमेंट होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले क्या, लीगल चार्जेस। आपका कोई भी लीगल चार्जेस है, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि कोई भी पैसा देना बाकी रह गया है तो हमको सबसे पहले दे दो। गवर्नमेंट लिक्विडेशन समय, कंपनी के लिक्विडेशन समय कोई भी आपका क्या बोलता है, रियायत देने वाला नहीं है, बोलता है कोई भी है, चाहे इनकम टैक्स का पैसा हो, सेल्स टैक्स का हो, आपका जीएसटी का पैसा, कोई भी टैक्सेस का पैसा हो, लीगल चार्जेज हो, सबसे पहले क्या करेगा, गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 10 लाख में से मान लेते हैं कि आपने क्या किया, 2 लाख रुपया किसको दे दिया, लीगल चार्जेस, ठीक है। उसके बाद रिम्यूनरेशंस ऑफ लिक्विडेटर। अब लिक्विडेटर बोलेगा हमको भी पहले क्या करो, पारिश्रमिक दे दो, बाद में पैसा बचेगा ना बचेगा कौन ठीक है ना। तो लिक्विडेटर्स बोलता है कि भैया लीगल चार्जेस देने के बाद जो मेरा पैसा मुझे क्या करो, दे दो। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, जो लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन है वो 2-3 तरीका से निकाला जा सकता है। ऐसे बोल सकता है कि जितना असेट्स को बेच के पैसा आएगा उसका 2% 3% ऐसे दे सकता है, ठीक है। या फाइनली आपके क्वेश्चन में अमाउंट लिख देगा कि इतना लिक्विडेटर को देना है, तो जब अमाउंट लिख देगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा कि आपका इतना असेट्स को बेचने पे जितना पैसा आएगा उसका 2% 3%, तो आपको लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशन निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स, मान लेते इसको कितना देना था, आपका 50,000, कितना देना था 50,000। तो ठीक है, 10 लाख में से 2 लाख लीगल चार्जेस गया, आपका रिम्यूनरेशन लिक्विडेटर्स को भी क्या क्या दे दिया। अब कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, ये सब जब समापन होता है ना, कंपनी का समापन होता है तो आपका क्या होता है कि आपका एक्सपेंसेस होता है, आपका बहुत सारा एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, बेचना पड़ता है ना, मतलब बहुत सारा आपका क्या होता है, आपका खर्चा होता है। ये सब लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन मान लेते कितना हो गया आपका 1 लाख, कितना हो गया 1 लाख। फिर डिवेंचर होल्डर को मान लेते कितना दे दिए आप, 3 लाख, कितना दे दिए 3 लाख डिवेंचर होल्डर्स को। क्रेडिटर्स को मान लेते कितना दे दिए आप 50,000, कितना दे दिए 50,000। ये काल्पनिक फिगर हम क्या करने लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद जितना कर्जदार था एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद तब अगर पैसा बचेगा तब राइट्स किसका होगा, आपका शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स में भी सबसे पहले किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर देने के बाद पैसा बचेगा तब कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी को पहले, प्रेफरेंस को बाद में मत कीजिएगा, पहले प्रेफरेंस पूर्वाधिकार। प्रेफरेंस का हिंदी क्या होता है, पूर्वाधिकार, जिसको पहले अपना अधिकार पाने का क्या राइट्स है। और सबसे अंत में कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर पैसा बचेगा तो, क्योंकि कंपनी का मेन मालिक कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आराम से सबसे लास्ट में लेता है, बचेगा तो लेगा, ना बचेगा तो ना लेगा, ठीक है। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2, ढाई हो गया ना, और 3.5 और कितना हो गया 4, 3, 7 हुआ ना। तो 7 में मान लेते हैं ना कि 2 लाख हम इसको देते हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को देते हैं, ठीक है। कितना दे दिए, 2 लाख किसको दे दिए, 2 लाख किसको दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को। अब कितना बचेगा 1 लाख, क्योंकि 10 लाख था ना, 10 लाख में हमने जोड़ा तो शायद 9 लाख आ रहा, देख लीजिए 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6, 2, 8, अब 50 कितना हो गया आपका 9। तो अब फाइनली कितना बचा 1 लाख। तो 1 लाख कौन लेगा, आपका इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। तो ये कितना हो गया आपका 10 लाख, कितना हो गया आपका 10 लाख। ये वाला आपका, ये वाला जो है और ये वाला दोनों क्या आएगा, इक्वल। ये वाला इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला मतलब आपका वैल्यू रियलाइज वाला और अमाउंट पेमेंट वाला दोनों क्या आएगा आपका इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आपका पैसा आया और पैसा का पेमेंट हो गया। यही मेरा क्या है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। याद रखिएगा, आप देखते जाइएगा पैसा कितना बचा, जहां खत्म हो जाएगा बस उसके आगे लोगों को मिलेगा नहीं, ठीक है। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम क्वेश्चन नंबर आपको क्या बोलता है, कितना था आपका 9 एनुअल एग्जामिनेशन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वाला सॉल्व करके बताते हैं। राइट,
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो पहले क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को क्या करता हूं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूं। बोलता क्या है, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोज। करने का मतलब है कि ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, कब का है आपका 31/3/2018 का है और एक्स लिमिटेड का है। ठीक है, ये आपका क्या लायबिलिटीज है और क्या है आपका असेट्स है। बात को समझिएगा। बोलता है 8000 प्रीफरेंस शेयर्स है और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका 10। तो 8000 गुना 10 यानी 80,000, 80,000 ले चुका है, यानी अभी भी कुछ भी लेना बाकी नहीं है, पूरा का पूरा पैसा क्या है पेड अप है। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है 12,000 इक्विटी शेयर्स एट रेट ऑफ कितना 10 ईच, यानी 12,000 गुना 10 यानी आपका बोलता है 1,20,000। ये भी आपका जो इक्विटी शेयर्स है उसका भी पूरा का पूरा पैसा ले चुका है, फिर से आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद बैंक लोन है कितने का 4 लाख का, 8% डिवेंचर है आपका 1 लाख का, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स कितना 8,000, यानी आपका जो डिवेंचर्स था ना 1 लाख का, 1 लाख का 8% 8,000 क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है, यानी डिवेंचर पर अभी भी इंटरेस्ट देना क्या है बाकी है। तो ये भी क्या है आपका कर्ज है और क्रेडिटर्स कितने का है आपका 2 लाख का। तो ये क्या हो गया आपका शेयर कैपिटल्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का डेटा है। इधर सुन लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास कितने का 25,000 का, अदर फिक्स असेट्स कितने का है 2 लाख का, स्टॉक 5,25,000, डेटर्स 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 58,000। ध्यान से, अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिले तो ये लॉस होता है, ये क्या है मेरा लॉस, और पीएल अकाउंट अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिले तो क्या होता है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अब नीचे में क्या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सुनिए क्या बोलता है। बोलता है द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट, यानी कंपनी का क्या हो रहा है लिक्विडेशन हो रहा है इसी डेट को। और उसके बाद बोलता है क्या है प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इन द फ्लोइंग, और आपको बनाना क्या है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इस चैप्टर में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चैप्टर्स में जनरली आपको लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही बनाने के लिए पूछेगा, है ना। इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सुनिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बोलता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेज एंड लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशंस अमाउंटेड टू रुपीज कितना 2500 और कितना 10,500। इसमें एक बात अच्छा है कि जो आपका लिक्विडेटर है उसको कितना रिम्यूनरेशंस देना है वो निकाल के दिया हुआ है, नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एज पर जो क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 2500 और जो आपका लिक्विडेटर्स का रिम्यूनरेशंस है वो कितना हो गया 10,500। ठीक है, फिर क्या बोलता है बैंक लोन वाज सिक्योर्ड बाय आपका प्लेस ऑफ स्टॉक, यानी जो बैंक लोन है ना कौन है आपका बैंक लोन जो है वो आपका सिक्योर्ड है किससे आपका स्टॉक से। अच्छी बात है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल असेट्स, आपका जो डिवेंचर्स है ना डिवेंचर्स है और जो आपका इस पे जो इंटरेस्ट है जो असेट्स है ना उससे क्या है आपका सिक्योर्ड है। मतलब आपका क्या होगा अगर ये सबका पेमेंट करने के लिए अगर पैसा नहीं रहेगा कंपनी के पास तो ये सब असेट्स क्या करेगा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे क्या है सिक्योर किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है ध्यान से देखिए, फिर बोलता है फिक्स असेट्स वेर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, यानी जो फिक्स असेट्स है वो बुक वैल्यू जितना था उतना ही क्या हो गया उससे पैसा मिल गया, और दो ही फिक्स असेट्स है लैंड एंड बिल्डिंग और आपका अदर फिक्स असेट्स, यानी 25,000 और 2 लाख, ये दोनों क्या हो गया मेरा फिक्स असेट्स। कितना हो गया आपका 2,25,000 यानी 2,25,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है करेंट असेट से कितना मिलेगा 80%, करेंट असेट से बुक वैल्यू नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, कितना मिलेगा 80% ऑफ द बुक वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोल्यूशन नंबर 9 रिसिप्ट्स ये सब तो मैंने बता दिया था। देखिए असेट्स लाइज फिक्स असेट्स लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, तो यहाँ पे कितना लिखे एस्टिमेटेड वैल्यू में 25,000 और बुक वैल्यू पे मिलेगा मतलब 25 का 25 मिलेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद अदर फिक्स असेट्स कितने का है 2 लाख का, तो 2 लाख हो गया और 2 लाख का आपका कितना ये भी आपका बुक वैल्यू पे मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा आपका 2 लाख। ठीक है, उसके बाद करेंट असेट्स स्टॉक कितना है 5,25,000, स्टॉक कितना है 5,25,000, तो
आपका वर्किंग नोट्स में लिखे हैं स्टॉक रियलाइज 5,25,000 का 80% ही मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 4,20,000। 80% बोल रहा था ना, तो 5,25,000 का 80% कितना हो जाएगा 4,20,000। डेटर्स भी कितना है आपका 80%, क्यों? क्योंकि स्टॉक डेटर्स क्या है मेरा करेंट असेट्स है, ठीक है। तो 1 लाख का 80% कितना हो गया 80,000। देखिए ये 1 से आया ना, 1 से आया तो मैंने छोटा सा क्या किया 1 लिख दिया, और ये आपका कैलकुलेशन नंबर 2 से आया है तो मैंने छोटा सा क्या किया 2 लिख दिया। इससे थोड़ा सा क्या होता है 1-2 नंबर ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इधर आपका टोटल जोड़े तो 8,50,000 और आपका वैल्यू राइज कितना हो गया 7,25,000। और ये वाला अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए इक्वल, इससे मतलब नहीं है ये वाला यानी वैल्यू रियलाइज और पेमेंट वाला अमाउंट क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। तो टोटल पैसा कितना आ गया 7,25,000, ठीक है। अब पेमेंट कीजिए। सबसे पहले लीगल चार्जेस वो तो है नहीं क्वेश्चंस में, तो किसको दे दीजिए लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। बोलता है लिक्विडेटर बोलता है मुझे पैसा पहले दे दो, ठीक है। तो उसका कितना है आपका 10,500, 10,500 दे दिए। 7,25,000 में 10,500 दे दिए, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, आपका लिक्विडेशन पे खर्च कितना हुआ 2,500, वो भी दे दिया गया। 8% डिवेंचर्स कितना है आपका देख लीजिए, 8% डिवेंचर्स कितना है आपका 1 लाख, तो भी आपका 1 लाख मिल गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 8% कितना था आपका 8,000, तो 8,000 ये भी आपका मिल गया। उसके बाद बैंक लोन कितना था, बैंक लोन 4 लाख, ये भी दे दिए। क्रेडिटर्स कितना था 2 लाख, तो ये भी क्या किए दे दिए। अब आप ध्यान से देखिएगा टोटल पैसा कितना आया 7,25,000। 7,25,000 में जब ये सारा पैसा आप दे देंगे ना, ये सारा पैसा आप दे देंगे, यानी 7,25,000 में 10,500, 2,500, 1 लाख, 8,000, 4 लाख और 2 लाख घटाने के बाद फाइनली कितना बचेगा आपके पास ओनली 4,000। कितना बचेगा 4,000। तो 4,000 बचेगा, उसी पर ना राइट्स होगा किसका प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का। और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स वाले को देने के बाद बचता तब कौन लेता आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तक ही पैसा क्या हो गया कंप्लीट। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले को भी पूरा पैसा नहीं मिला। देख लीजिए आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना है आपका 80,000 है ना, 8,000 शेयर्स था 10 रुपये वाला 80,000। 80,000 में बेचारा को मात्र कितना मिला 4,000, क्योंकि इतना ही पैसा बचा एक्सटर्नल लायबिलिटीज देने के बाद। तो आपका इसको भी घटा हो गया कितना 76,000 का। और सबसे ज्यादा जो घटा हुआ किसका इक्विटी शेयर होल्डर्स का 1,20,000 में उसको 1 रुपया भी मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में सारा पैसा क्या हो गया खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। अब हम आपको कल क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और जो है आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2021 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वाला 1 या 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।